इक्विवेलेंस किसके बराबर होता था? n मोल्स इनटू n फैक्टर। तो उसी तरह मिली इक्विवेलेंस ऑफ गैस दिस आल्सो विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस इनटू n फैक्टर ऑफ गैस इनटू 1000। क्यों 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मिली है, मिली इक्विवेलेंस है, ठीक है ना? तो ये भी याद रखना। तो मिली इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट एक ही बात है, बस 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब निकालने का तरीका एक ही है। मान लो मैंने बोला A के और B रिएक्ट कर रहे हैं, तो बताओ कितने इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट करेंगे उतने B के करेंगे, और जितने इसके मिली इक्विवेलेंट करेंगे उतने ही मिली इक्विवेलेंट इसके भी करेंगे। वैसे बोल दो, चाहे इक्विवेलेंट बोलो चाहे मिली इक्विवेलेंट बोलो, बात एक ही है। तो ये फार्मूला हमारा गैसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग वॉल्यूमेट्री लगाते हैं। अब और ये इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मिलीमोल्स। मिलीमोल्स क्या बोलते हैं? मिलीमोल्स। मोल्स इनटू 1000 को ही क्या बोलते हैं? मिलीमोल्स, है ना? अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं? मान लो किसी भी स्पीशीज का मिली इक्विवेलेंट निकालना है इन जनरल, तो मिली इक्विवेलेंट इज मिलीमोल्स, क्या बोला? मिलीमोल्स इनटू n फैक्टर लिख सकता हूं मैं, हाँ या ना? और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर, हाँ या ना? देख लो, सॉरी वॉल्यूम, यहां मिलीमोल्स लिखा तो यहां वॉल्यूम किस में रखेंगे? ml में, है ना? अगर मान लो मोल्स होता, मोल्स इनटू n फैक्टर, तब यहां वॉल्यूम लीटर में आता था। तो मिलीमोल्स है तो वॉल्यूम किस में आएगा? मिलीलीटर में, समझ गए ना? और इनटू n फैक्टर। तो ये रिलेशंस जो मैं लिख रहा हूं ये सारे यूज होंगे। या इसको मैं और मैं कैसे लिख सकता था? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, सिंपल। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी इनटू n फैक्टर इज नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर इज, तो ऐसे भी लिख सकता था। सो और भी तरीके हैं, और कैसे लिख सकता था? मिलीमोल्स को कैसे लिख सकता हूं? वेट अपॉन मोलर मास इनटू 1000, है ना? इनटू n फैक्टर, ऐसे भी लिख सकता था। तो ये चारों रिलेशन जो मैंने बताया ये याद रखना, क्योंकि यही तुम्हारी कोर है इस एनालिसिस में, ठीक है? ये पता है तब तुम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वगैरह लगा के सवाल बना पाओगे आराम से, स्मूथली बन जाएगा। अभी आए, अभी दिखने में टफ लग रहा है, बहुत आराम से सवाल बनते हैं इससे। देखो कैसे बनते हैं, पहले ये नोट करो। सो लिख लो, इसको लिखने के बाद लिखना प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है वो मैं बता देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसमें लिख लो इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या इक्वल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, equal number of milli equivalents react with equal number of milli equivalents of reactants, equal number of milli equivalents of reactants react with each other, and same number of milli equivalents of products and same number of milli equivalents of products are formed independently ठीक है, are formed independently. This is the basic principle of क्या? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्लियर हो गया? क्यों भाई निखिल? हाँ हो गया क्लियर? तो ये पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला लिख लिया आपने बोर्ड पे जो है? हाँ सर। वाह। तो वॉल्यूमेट्रिक को हम समझने के लिए एक एग्जांपल उठाते हैं। बात नहीं करो। मान लो 2a + 3b है, क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम हुआ? ये 5c + 6d, मान लो ऐसा कोई रिएक्शन हो रही है,
तो बताओ टाइम t इक्वल टू 0 पे मिली इक्विवेलेंट्स, मुझे मिली इक्विवेलेंट्स जानने हैं, तो मैं इसके मिली इक्विवेलेंट्स मान ले रहा हूँ 100 है, कितने हैं? तो b के कितने, और मान लेते हैं इसके b के कितने थे पहले इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे कितने थे? 15 मिली इक्विवेलेंट। इसके 100 मिली इक्विवेलेंट है, इसके कितने हैं? और इसके कितने रहेंगे? 0 0, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे थोड़ा ना प्रोडक्ट बने होंगे टाइम इनिशियली, जब रिएक्शन अभी चालू नहीं हुई है। t इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन हैज नॉट बिगन। आफ्टर सम टाइम मतलब जब t इक्वल टू t इंफिनिटी मतलब क्या हुआ? कंप्लीट हो गई रिएक्शन। इंफिनिटी मतलब इतना टाइम हो गया कि अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई ना। तो जब भी मैं लिखूं t इंफिनिटी मतलब रिएक्शन हैज कंप्लीटेड। बताओ कंप्लीशन पे इसके जितने मिली इक्विवेलेंट्स थे, इसके उतने ही मिली इक्विवेलेंट्स इसके भी रिएक्ट किए होंगे, है ना? इक्विवेलेंट्स मिली इक्विवेलेंट्स तो सेम करते हैं ना। तो बताओ इसके कितने मिली इक्विवेलेंट बचे होंगे? 100 माइनस 15, और इसके 15 माइनस 15, और इसके कितने मिली इक्विवेलेंट बने? 15, और इसके भी कितने मिली इक्विवेलेंट बने? 15। मिली इक्विवेलेंट तो सेम बनेंगे ना सबके, समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे कितना आ गया? 85, इसका क्या आ गया? 0, इधर क्या आ गया? 15, इधर क्या आ गया? 15, है ना? ये रिमेनिंग बचे कितने? रिएक्ट लेकिन सबके कितने किए? इसके 15 और बने भी कितने? 15। यही वॉल्यूमेट्री का प्रिंसिपल है जो मैंने समझाया था अभी। क्या बोला था? इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टिंग विद ईच अदर आर सेम। तो देखो रिएक्शन में कितने मिली इक्विवेलेंट्स गए? इसके 15, इसके भी कितने गए? 15 ही गए ना। तो बचे कितना? 85, जो बच गया इतना, है ना? क्लियर हो गया ना? तो डेफिनेशन क्या कहती है? इक्वल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर। देखो इक्वल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर। अब किसका मिली इक्विवेलेंट पहले खत्म हो जाएगा? जो कम क्वांटिटी में है जिसका मिली इक्विवेलेंट, ऑब्वियसली। तो इसलिए उसको गायब नहीं कर दिया, उसी उतना ही से माइनस करना जितने जो कम क्वांटिटी वाला है। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का झंझट ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तुम चाहो तो मोल कॉन्सेंट्रेट बना लो, सेम आंसर आएगा, बट वो लंबा हो जाएगा मतलब। और यहाँ पे कितने मिली इक्विवेलेंट बने? 15। तो वही कह रहा है नेक्स्ट पार्ट वॉल्यूमेट्री का कि उतने ही मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट बनते हैं इंडिपेंडेंटली। तो 15 तो समझ में आगे कोई डाउट नहीं? यही ये एग्जांपल से हमने प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्री सीखा, नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि रिडॉक्स टाइट्रेशन और आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत से चैप्टर्स में इनका यूज होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पॉइंट लिख रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर कंप्लीट कंबस्शन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कंप्लीट रिडक्शन मान लेते हैं लेट A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स। तो मैं क्या बोलूंगा? मान लो ये रिएक्शन में या तो कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है, या ऑक्सीडेशन हो रहा है, या रिडक्शन हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ A किसके बराबर होंगे? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ B। पक्का? कंप्लीट जब भी होगा तो हमेशा वो बराबर रहेंगे। न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकता है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट क्या है? रिडक्शन, और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंबस्शन बोलो, न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड बेस के बीच में। ये नहीं लिख लो, यहाँ पे गलती से मैंने कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट रिडक्शन। अब मान लो ऐसी रिएक्शन हुई, इफ A प्लस B रिएक्शन हुई और क्या बना? C और D। और मान लो यहाँ B एक्सेस में हुआ, सुनना ध्यान से, क्या हुआ? तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? A। तो डिसाइड कौन करेगा कि कितने मिली इक्विवेलेंट्स किसके कंज्यूम होंगे? मिली इक्विवेलेंट्स पहले A के, यानी कि जो रिएक्शन, क्योंकि जैसे यहाँ B बचा छोटा था तो B के ही क्वांटिटी रिएक्ट भी हो रही थी, उतने प्रोडक्ट में बन रहे थे। तो वैसे ही जब ये ऐसा होगा 2, तो हम बोलेंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ A जो है वो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ C के बराबर भी होगा, और वही मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ D के बराबर होगा, ना कि B का हम नहीं बात कर रहे, क्योंकि B के तो मिली इक्विवेलेंट 85 बन गए ना अंत में। तो वही लिमिटिंग रिएजेंट ही बताएगा कितने मिली इक्विवेलेंट बाकी के बनेंगे। तो
तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बाईपास कर दिया हमने, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी। हेडिंग डालो रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी, बेटा देंगे। ये सबको टफ लगता है और ऐसा बोला जाता है जिसको वॉल्यूमेट्रिक नहीं आती है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वगैरह लगाना नहीं आता, उसको केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री आ ही नहीं सकती कभी, ठीक है। ऐसा माना जाता है, मान्यता है। सिर्फ मोल्स पढ़ के कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मोल्स तो 10th का है। तो हेडिंग डाल दो रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी। इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखो, एसिड डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, है ना। एसिड के साथ रिएक्ट, एसिड प्लस एसिड के रिएक्ट करेंगे नहीं, नो रिएक्शन, ये पहली ट्रिक। बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये दूसरी चीज। तो एसिड डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, पहला पॉइंट इसमें, और उसी पॉइंट में आगे बेस डज नॉट रिएक्ट विद बेस, बट एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ये तो पता ही है, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं ना इसको, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। यस। सो ये अगर पता है तो ये पहला पॉइंट है रिएक्शन रिएक्टिविटी पे, इस पे हम क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर हम बी पॉइंट पे जाती है। ए है, अभी बी, इस तरह से सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ H2SO4। अब इससे तुम्हें फील आएगा कि क्या हम कर रहे हैं इसमें। व्हाट अमाउंट ऑफ H2SO4 इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड by 100 ml m by 10, मतलब मोलैरिटी by 10, m by 10 NaOH सॉल्यूशन। करो, कैसे करेंगे? ये कर लेगा तो तुमको वॉल्यूमेट्रिक का कॉन्सेप्ट इनिशियल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से बताओ क्या बोल रहा है, NaOH है और H2SO4, तो मैं लिख देता हूँ H2SO4 प्लस NaOH gives Na2SO4 एंड क्या, वाटर। भाई मैंने Na2SO4 क्यों लिखा, क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, उसमें दोनों हाइड्रोजन जो है यहाँ के डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो बताओ कैसे करेंगे। यहाँ एन फैक्टर कितना है H2SO4 का, बताओ 2। क्यों 2 लिया, क्योंकि इस रिएक्शन में कितना H डिस्प्लेस हुआ, 2, और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन पानी में चले गए ना। कभी ऐसा भी तो हो सकता था NaHSO4, तब एन फैक्टर यहाँ 2 नहीं होता है ना, लेकिन यहाँ दोनों क्योंकि जा चुके हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इसलिए बोली, हाइड्रोजन दोनों डिस्प्लेस हुए, तो एन फैक्टर इसका कितना लेंगे 2, और यहाँ पे एन फैक्टर कितना है, बेस का बैलेंस है क्या, नहीं बैलेंस तो कर लो, बैलेंस तो कर लो। यहाँ पे 2 आएगा क्या, नहीं, ठीक है, देख हाँ यहाँ 2 है, देख लो बैलेंस है क्या, पक्का नहीं है, उधर वो 4 इधर कितना है, 4 + 2 6 है ना बैलेंस, ठीक है। यहाँ एन फैक्टर कितना होगा, यहाँ कितने OH निकल रहे हैं, अरे चेंज कितने OH का है, अरे 2/1 था ना ये, और ये क्या है 2/2, और यहाँ पे एन फैक्टर कितना है 2/1। तो बताओ एन फैक्टर तो तुमने निकाल लिया, अब तुमको निकालना क्या है, तुम्हें बताना है अमाउंट ऑफ H2SO4, मतलब क्या बोला, वेट निकालो H2SO4 का, है ना। तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, तुम बोल सकते हो भाई नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 शुड बी इक्वल टू क्या, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, क्योंकि किनका डेटा दिया, क्या सॉल्ट से हमें कोई मतलब नहीं, इसका डेटा मिटा दो, हमें तो इन दोनों से मतलब है ना, क्योंकि डेटा इनका दिया है। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि मिली इक्विवेलेंट्स इसके उसके बराबर रिएक्ट किए होंगे, हाँ या ना बोलो। यस। तो इसका मान लो वेट W है, W मान लेते हैं वेट ऑफ H2SO4, ये W क्या है, वेट ऑफ H2SO4। मिली इक्विवेलेंट्स कैसे लिखते हो, वेट अपॉन
मोलर मास ऑफ H2SO4 into 1000 into n फैक्टर आया ना, ये मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 अभी फार्मूला बताया मिली इक्विवेलेंट का आया ना। और इसको कैसे लिखोगे, मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH, इसका क्या डेटा दिया है, इसके वॉल्यूम दिया और मोलैरिटी दिया ना, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml मिलीलीटर होता है कि नहीं फार्मूला, मिली मोल्स के लिए या मिली इक्विवेलेंस के लिए, अरे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू n फैक्टर ऑफ व्हाट NaOH। यहां n फैक्टर किसका है H2SO4, यहां n फैक्टर NaOH का डालेंगे। बताओ मोलैरिटी कितनी थी NaOH की, m/10, m/10 मतलब 1/10 मोलर है ना, 1/10 है वो। और वॉल्यूम कितना है 100 ml, ml में ही डालेंगे क्योंकि मिली इक्विवेलेंस निकाल रहे हैं, है ना। तो बस और मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है 98, n फैक्टर कितना है सल्फ्यूरिक एसिड, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ m0 और यहाँ लिख देता हूँ m into v ml, मैं पहले ये लिख देता हूँ वॉल्यूम इन ml। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे लिख रहा हूँ, w निकालना है, मोलर मास 98 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, into 1000 into n फैक्टर कितना है सल्फ्यूरिक एसिड का 2, और मोलैरिटी कितनी दी है 1/10, वॉल्यूम कितना दिया था 100, और n फैक्टर कितना है 1 NaOH का, w आ जाएगा ना, क्यों। देखो सुनो मेरी बात, मिली इक्विवेलेंट्स जब भी तुम इक्वेट कर रहे हो, इस साइड तुमने कौन सा फार्मूला लगाया, अलग लगाया क्योंकि हमें वही निकालना था, और इस साइड तुमने अलग लगाया क्योंकि हमें वो दिया हुआ था। अगर यहाँ मान लो NaOH का मास दिया होता तब फिर यहाँ पे भी वही सेम इस साइड जैसा कॉपी कर लेते, बट यहाँ मास तो नहीं है, मोलैरिटी वॉल्यूम के टर्म में, नॉर्मैलिटी के टर्म में दिया होता है, नॉर्मैलिटी वाला लिख लेते, ठीक है ना। समझ में आया क्या, तो क्या आया W 0.4 बिल्कुल सही है 0.49 ग्राम, वेरी गुड, क्लियर हो गया ना, कॉन्सेप्ट पहले समझ में आया कि नहीं ये बात। अब n फैक्टर की बात वापस लौट के आते हैं, क्योंकि n फैक्टर निकालना ना चाहिए। NaOH का वैसे भी n फैक्टर कितना होता है 1 होता है ना, और क्योंकि वो OH माइनस 1 दे रहा है पर मॉलिक्यूल, n फैक्टर क्या होता है पर मॉलिक्यूल, तो 1 OH पर मॉलिक्यूल दे रहा है तो n फैक्टर 1 वैसे भी होना था, और यहाँ पे 2H पर मॉलिक्यूल दे रहा है तो n फैक्टर 2 होना था, ऐसे सोचो इस रिएक्शन के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, तो इस तरह से n फैक्टर निकाल लेंगे, और इसलिए मैंने वहां पे n फैक्टर 2 और 1 डाला हुआ है। बहुत ही आसान है, आपने देखा आसान है, लग क्या रहा है वही जो हमने स्टार्टिंग वॉल्यूमेट्री के पहले नहीं रिलेशंस लिखे थे ढेर सारे, वही लग, उनमें से कोई एक आध लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, कितना है आपने बताया W 0.49 ग्राम, ये हमारा किसका है H2SO4 का, बस। तो व्हाट अमाउंट ऑफ H2SO4 वाज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, दैट मच। तो ये पहला रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी में पहला पॉइंट हो गया है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करें, ठीक है चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करें।